सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 9 जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर, इस विषय से संबंधित अध्ययन करेंगे। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं मैं 9 साल का हूँ, इसीलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। इस पाठ में लेखक कहना चाहते हैं कि 9 साल का एक धनी है जो अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहता था। उसे सब लोग बुद्धू समझते हैं, पर वह कहता है कि मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। अब ये जो धनी है ये अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम में रहते थे, जहाँ पूरे भारत से लोग वहाँ रहने आते थे। और गांधी जी की तरह ये सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि गांधी जी जो थे वो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते थे। खादी मतलब ये कपड़ा है, उसका सूत मतलब धागा जो थे वो चरखों पर काटते थे। यहाँ पर देखो आपको बच्चों, यहाँ पर चित्र में नजर आ रहा है। वे भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते थे। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। अब साबरमती में जितने भी लोग वहाँ रहने आते थे, उन सबको कोई ना कोई काम करना होता था। किसी को खाना बनाना, किसी को कपड़े धोना, किसी को बर्तन घसना या बकरियों का दूध धोना या सब्जी उगाना। हर कोई ना कोई काम करते रहता था। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी एक बकरी है, उसकी देखभाल करने का काम धनी करता था, और यह काम धनी को पसंद भी था। क्यों? क्योंकि जो बिन्नी थी वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, और धनी को उससे बातें करना भी बहुत अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। एक दिन सुबह धनी जो था वो बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में जब वो पानी डाल रहा था उसे पिलाने के लिए, तब वह धनी उस बिन्नी से कहने लगा, जरूर बिन्नी कोई बात है। ये सब गांधी जी के कमरे में बैठकर कुछ तो बातें करते हैं। उस कमरे में बैठकर इनकी जरूर कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। ये कौन कहने लगा? धनी बिन्नी से कहने लगा। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फादती बिन्नी को लेकर वह रसोई की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अब जैसे ही धनी उस बिन्नी से कह रहा था कि कुछ तो योजना बनाई जा रही है, बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। वह ऐसे सिर हिला रही थी मानो बिन्नी को धनी की सारी बातें समझती हो। तब धनी को भी भूख लगी। इस तरह कूदती फूदती हुई बिन्नी जो थी वह लेकर रसोई की तरफ उसे चल कर पड़ा। जब वह रसोई की तरफ गया तब धनी की जो माँ थी वह चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। मतलब देखो बच्चों, गांव में चूल्हे होते हैं, है ना, और उस समय गैस नहीं था, उस समय चूल्हे ही रहते थे, और जो महिलाएं थी वो चूल्हे पर खाना बनाती थी। तो इस तरीके से धनी की माँ जो थी वह चूल्हा फूंक रही थी, मतलब चूल्हा जला रही थी, और सारे कमरे में धुआं ही धुआं हुआ था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा जरा गुस्से से बोली।
पहले मुझे खाना पकाने दो। अब जब धनी अपनी माँ के पास आया तो धनी अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा गांधी जी कहीं जा रहे हैं क्या? तब माँ ने कहा, हाँ वे यात्रा पर जा रहे हैं। तब धनी ने फिर से माँ से सवाल किया, यात्रा कहाँ जा रहे हैं? तब धनी की माँ ने धनी से कहा, समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं। तब धनी की माँ ने उसे अगला सवाल पूछने से पहले ही उसने धनी से कहा कि अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? अब धनी जो था वह रसोई घर से निकलकर सब्जी की क्यारियों की तरफ गया, मतलब जहाँ पर सब्जी उगाई जाती है उस जगह पर गया। वहाँ पर एक बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। तब धनी उस बिंदा चाचा के पास जाकर बिंदा चाचा से कहता है, धनी उनसे कहता है, आप भी यात्रा पर जा रहे हो क्या? बिंदा चाचा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले ही धनी ने उतावले होकर पूछा, मतलब उत्सुकता से पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? ये सारे सवाल एक साथ ही धनी ने बिंदा चाचा से पूछा। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। अब ये जो धनी था ये उस क्यारियों में बकरी को लेकर गया था। अब बिंदा ने तुरंत खोदना रोक दिया और धनी से कहने लगा कि मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को इधर से बाहर लेकर जाकर बांध दो, इसने मेरा सारा पालक खा लिया है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। अब धनी से जब बिन्नी ने कहा कि तुम पहले इस बकरी को यहाँ से कहीं दूर ले जाकर बांध दो, तब धनी ने बिन्नी को नींबू के एक पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने धनी को यात्रा के बारे में बताया। बिन्नी धनी से कहने लगा, गांधी जी और उनके जो कुछ साथी हैं वे गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की एक जगह है, वहीं पर एक समुद्र है, वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ऐसे करते करते ये गाँव और शहरों से पूरा महीना तक चलेंगे और दांडी पहुंचकर वहां पर ये लोग नमक बनाएंगे, क्योंकि ये जो दांडी जगह है ये समुद्र के पास है। ये बात सुनकर धनी चौकन्ना हुआ। धनी ने कहा, नमक? अरे नमक तो दुकान से भी खरीदा जा सकता है, फिर ये नमक क्यों बनाएंगे? हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? अब बिन्नी धनी से कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है कि किसी भी दुकान से नमक खरीदा जा सकता है। आगे बिन्नी जो है वह धनी से कहने लगा, पर महात्मा जी के बारे में तो आपको पता है, महात्मा जी की यह एक योजना है और महात्मा जी कब यात्रा करते हैं? जब किसी बात का वे विरोध करते हैं, मतलब किसी बात के विरोध में जब वे होते हैं तब वे यात्रा या जुलूस निकालते हैं। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब जब बिन्ना ने कहा कि तुम्हें तो पता है कि किसी बात के विरोध में ही गांधी जी यात्रा करते हैं, तब धनी ने बिन्ना से कहा, हाँ मुझे यह पता है और मैं जानता भी हूँ कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह में गांधी जी ने जुलूस निकाला था जिससे कि उनके खिलाफ वे लड़ सके और हमारा भारत देश वह स्वतंत्र हो जाए। पर फिर धनी बिन्नी से कहने लगा, पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है ना।
तब जो बिन्नी है वह धनी से कहने लगा, बिल्कुल सही बात है धनी, पर क्या तुम्हें पता है हमें नमक इस चीज पर कर देना पड़ता है। कर मतलब कि बच्चों जिसे इंग्लिश में हम टैक्स कहते हैं। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। अब जब बिन्नी ने धनी से कहा कि क्या तुम्हें पता है हमें नमक पर कर देना पड़ता है, तब यह बात सुनकर धनी हैरान हो गया। धनी कहने लगा कि नमक की जरूरत तो सभी को पड़ती है, पूरे भारतवासी, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो। बिंदा चाचा ने आगे कहा, लेकिन यह सारी बातें जब धनी ने सुना तब धनी कहने लगा, यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में बहुत गुस्सा था। जब धनी को बिंदी चाचा ने बताया कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है, तो यह बात सुनकर धनी को बहुत गुस्सा आया। हाँ, यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही भी है। मतलब कि बिन्नी चाचा ने आगे धनी से कहा कि यह अन्याय ही है, पर ब्रिटिश इतना ही रहकर चुप नहीं बैठे, तो ब्रिटिशों ने भारतीय लोगों को नमक बनाने के लिए भी मना किया है। इस पर महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने के लिए भी कहा था, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। उन्होंने यह बात नहीं मानी। इसीलिए तो गांधी जी ने तय किया है कि वे दांडी चल जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। अब जब बिन्नी ने कहा कि वे समुद्र के पानी से नमक बनाने का उन्होंने निश्चय किया है और उन्होंने ये भी कहा कि वे 1 महीने तक पैदल चलेंगे, तब धनी सोच में परेशान हो गया कि गांधी जी इतना 1 महीने तक अगर पैदल चलेंगे तो वे तो थक जाएंगे। क्या वे दांडी बस या ट्रेन से नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। अब धनी कहने लगा कि क्या वह ट्रेन या बस से नहीं जा सकते? अगर वे महीना भर पैदल चलेंगे तो ये सारी खबर उन तक पहुंच जाएगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि गांधी जी जो है वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। अब ये जो धनी था ये अपने मन में ही सोचने लगा कि गांधी जी तो बहुत अक्लमंद है। तब बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। अब दोपहर को आश्रम में थोड़ी अशांति छाई हुई थी। तभी धनी अपने पिता को ढूंढने एक पेड़ के नीचे बैठकर उसके पिताजी जहाँ चरखा काट रहे थे तो वह उसे मिले। तब धनी अपने पिताजी से कहता है, क्या आप और अम्मा दांडी जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। तब धनी के पिताजी कहने लगे कि हाँ मैं जा रहा हूँ, पर तुम और अम्मा यहीं रहोगे। तब धनी अपने पिताजी से कहने लगा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तब उसके पिताजी कहने लगे, बेकार की बात मत करो धनी, इतना लंबा सफ़र है, तुम चल नहीं पाओगे। आश्रम के सिर्फ नौजवान ही जा रहे हैं।
तब धनी अपने पिताजी से कहने लगा कि मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। अब जब धनी ने कहा कि मैं भी आपके साथ यात्रा करूंगा, तब धनी के पिताजी ने चरखा रोककर कहा, सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है। तब यह जो धनी है यह अपने पिताजी से कहने लगा कि ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा और अगर मैंने उनसे पूछा तो वे मुझे ना नहीं कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से वह चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। व्यस्त मतलब बहुत काम में गुंग रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अब गांधी जी अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उनसे बात करने का समय किसी को भी नहीं रहता था। वे अकेले कभी किसी को मिलते ही नहीं थे। पर धनी को वह समय पता था जब गांधी जी किसी की बात सुने। रोज सुबह वे आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गौशाला मतलब जहाँ गाय रखी जाती है, बांधी जाती है। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अब यहाँ पर धनी को पता था कि गांधी जी कब किसी से बात करते हैं। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी अपने बिस्तर को छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। तब उसे गांधी जी कहाँ दिखे? गौशाला में वे गायों को देख रहे थे। फिर वे सब्जी के बगीचे में क्या देखने गए? मटर और बंद गोभी देखने गए। तभी वे बिंदा से बात करने लगे और धनी और बिन्नी जो थी वे लगातार गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे थे। क्यों? क्योंकि धनी को गांधी जी से बात करना था। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। अंत में गांधी जी जो थे वे अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े। बरामदा मतलब जो हॉल होता है उसे हम बरामदा कहते हैं। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। जैसे ही धनी को गांधी जी ने आवाज लगाई, धनी दौड़कर गांधी जी के पास पहुंचा। धनी के पीछे पीछे बिन्नी भी कुदकती फुदकती आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जैसे ही धनी गांधी जी के पास आया, गांधी जी ने धनी से उसका नाम पूछा। तुरंत धनी ने गांधी जी से अपना नाम बताया। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। गांधी जी ने फिर धनी को कहा कि ये तुम्हारी बकरी है? तब धनी कहने लगा कि हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हो। और धनी ने यह बात बड़ी गर्व से और मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। अब गांधी जी ने धनी से कहा कि बेटा, तुम सुबह सुबह मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? क्या काम है? तब धनी ने गांधी जी से कहा कि क्या मैं आपके साथ दांडी यात्रा कर सकता हूँ? उसने बड़ी हिम्मत करके पूछा। गांधी जी मुस्कुराए और गांधी जी कहने लगे, बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। तुम हमारे साथ इतने दूर का सफ़र नहीं कर सकते। सिर्फ नौजवान ही हमारे साथ ये यात्रा कर सकेंगे। तब वह धनी कहने लगा कि मैं भी नौजवान ही हूँ, क्या आप नहीं थकोगे? तो गांधी जी कहने लगे कि मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ।
तुरंत धनी कहने लगा, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो इस बात पर धनी अड़ बैठा। हाँ, ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसीलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब गांधी जी ने उसकी बात सुन तो ली। थोड़ी देर के बाद गांधी जी ने कहा, ठीक है। गांधी जी कहने लगे, पर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ यात्रा पर आओगे तो तुम्हारी बिन्नू की देखभाल कौन करेगा? अगर मैं इतना चलूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, फिर मुझे दूध बहुत सारा पीना पड़ेगा, जिससे मेरी ताकत लौट आएगी। ऐसा गांधी जी धनी से कहने लगे। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। अब जैसे ही गांधी जी ने धनी से कहा कि मैं जब इतना दूर का सफ़र करूँगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा और मैं थक जाऊँगा, तब मुझे इस बिन्नी के दूध की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे मेरी ताकत लौट आएगी। यह बात धनी को ठीक लगी। तब धनी कहने लगा कि हाँ, सही बात है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाते हुए कहा, सिर्फ मुझे ही पता है इसे क्या पसंद है। तब गांधी जी कहने लगे, बिल्कुल सही। तो तुम मेरे लिए इस आश्रम में रहकर बिन्नी की देखभाल करोगे? तब धनी ने कहा, जी हाँ, करूँगा, और बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। आप जल्दी आना। तो इस तरीके से बच्चों, इस पाठ में एक ऐसा 9 साल का बच्चा जो यात्रा के लिए हट कर बैठा था, क्योंकि उसे भी यात्रा में गांधी जी के साथ जाना था, पर गांधी जी ने बहुत ही सहजता से उसके मन को बहलाकर उसे अपनी बकरी पर ध्यान रखने के लिए कहा। तो इसी तरीके से यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।